Hello students, welcome to the class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to start new unit, that is mechanics. ठीक है, अब अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं बच्चों, तो मैकेनिक्स का मतलब है दैट इज द स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन. दैट इज अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है या वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में. ठीक है, मैकेनिक्स को बच्चों डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. तो फर्स्ट वन काइनेमेटिक्स एंड सेकेंड वन डायनामिक्स. ठीक है, काइनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं एन ऑब्जेक्ट is at rest or in motion. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं भाई काइनेमेटिक्स में. लेकिन उस मोशन का कॉज हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते. यानी कि बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है, उसकी वजह क्या है, उस वजह को हम लोग काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ने वाले. ठीक है, कॉज और डू नॉट डिस्कस विद द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स में. ठीक है, अब कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, तो इसके मोशन की वजह कौन हो सकता है, फोर्स. तो डायनामिक्स में जनरली पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों हम लोग, फोर्स. ठीक है, ओके. तो ये इसका एक फ्लोचार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों काइनेमेटिक्स की. उससे भी पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस. ठीक है, जो इसमें बारी बारी से यूज होगा, उसको हम लोग पहले इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि जब हम लोग उसके रूल्स को यहां फॉलो करेंगे तो बच्चों शायद आपको समझने में दिक्कत आए. ठीक है, तो इस वजह से हम लोग पहले वेक्टर को पढ़ लेते हैं, फिर ये इजीली कैरी हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं बच्चों वेक्टर एनालिसिस. वेक्टर एनालिसिस, आइए देखते हैं. That is vector analysis. सबसे पहले अगर मैं वेक्टर की बात करूं, पहला होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भाई, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्केलर में पढ़ना चाहते हैं मैग्नीट्यूड को. दैट इज डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड आप लोगों ने पहली यूनिट में भी पढ़ा है जब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टडी कर रहे थे. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. इसका मतलब होता है किसी भी बॉडी का साइज और उसका मास. ठीक है, कैसे, अगर आप शॉप पे जाते हो, आप उससे कहते हो 5 kg चीनी दे दे. ठीक है, तो वो दे देता है 5 kg चीनी. तो यहां पर जो 5 है बच्चों, वो क्या है आपका नंबर, और kg है बच्चों यूनिट. तो NU किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को. अगर मैं इस NU की बात करूं तो यहां पर ये MU किसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मैग्नीट्यूड को. ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वही क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मास,
दैट इज NU। केजी कितना केजी, 5 kg, 2 kg, 3 kg, हाफ kg, दैट इज मास। और वो क्या बता रहा है उसका, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 ये कहां, ये बच्चों यूनिट, सॉरी ये दिस इज नंबर, एंड किलोग्राम, सॉरी किलोमीटर पर आवर आपकी यूनिट हो गई। तो क्या हो गया NU, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो ये भी बच्चों क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी बच्चों केवल मैग्नीट्यूड बताता है, दैट इज अगेन स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो बच्चों वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बोला जाए स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिए विद NU। तो NU बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड यूनिट हम लोग मैग्नीट्यूड को इजीली डिफाइन कर सकते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है बच्चों आपका स्केलर। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब सारी फिजिकल क्वांटिटी को इससे डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं NU नॉट वैलिड फॉर all the physical quantities। सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैलिड नहीं है। कैसे, मैं आपको बताऊं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करें जरा। ये एक हम लोगों ने रस्सी लिया, ठीक है, और ये पोजीशन हो गई। यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है और इसको खींच रहा है, और यहां से भी एक दूसरा लड़का इसको खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यहां पर ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां फोर्स लगा रहा है बच्चों इस डायरेक्शन में। मान के चलो इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इसने भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स में क्या किया जाता है बच्चों, ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 10 20। तो आंसर कितना होने वाला है, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो ये हो गया बच्चों नेट फोर्स इसका 20 न्यूटन। अब 20 क्या है यहां पर N, और ये क्या है बच्चों न्यूटन, यूनिट। तो क्या फोर्स एक मैग्नीट्यूड है, अगर ये मैग्नीट्यूड है तो फोर्स भी द स्केलर क्वांटिटी, फोर्स भी द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब इसको गहराई से एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, और ये डायरेक्शन बच्चों लेफ्ट जा रही है। इसका मतलब फोर्स के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन की बात करूं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है। अब ये बताइए दोनों बराबर का फोर्स लग रहा है, रस्सी किधर जाएगी, कहीं पर नहीं। यानी कि ये कंडीशन तो इक्विलिब्रियम हो गई, ये तो इक्विलिब्रियम में रहने वाली है, कहीं पर भी जाने वाली नहीं है। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स तो जीरो हो गया। नेट फोर्स बच्चों क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया और यहां हम लोग देख रहे हैं 20 न्यूटन, दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन आ गया। यहां मैग्नीट्यूड से अगर मैं निकालूं तो 20 न्यूटन आ रहा है, और जनरली मैं सोचूं कि ये रस्सी तो कहीं पर भी नहीं जाएगी, यानी कि ये रस्सी पर जो लगने वाला फोर्स है वो तो जीरो है। तो इस जीरो को ये मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली अगर आपसे बोला जाए, आपको बस स्टैंड पे खड़ा कर दिया, आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है, और आपसे वहां पूछा एड्रेस उसका, तो उसने एड्रेस बताया और आपसे बोला ऐसे चला जाओ 5 किलोमीटर, ये ऐसे बता दिया उसने,
ऐसे चले जाओ 5 किलोमीटर, इधर चले जाओ 5। अरे कहां चला जाए 5 किलोमीटर? क्या उसका कोई कॉलोनी का नाम है? तभी तो आप पहुंच सकते हो भाई। कोई ना कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा तभी तो पहुंच सकता है, ठीक है ना। कोई वहां ट्रेडमार्क होगा तभी तो पहुंच सकता है। ऐसे बताने से कोई कैसे पहुंच जाएगा भाई? बात समझ में आ रहा है ना। एग्जैक्टली एक दूसरे एग्जांपल से बताऊं कि दो फ्रेंड्स आपस में घर पे बैठे हुए थे और एक दूसरे ने आपस में किसी तीसरे का एड्रेस पूछा। ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने घर पे ए एंड बी, दोनों बैठे हुए हैं अपने घर पर। सी का एड्रेस पूछना है तो ए ने बी से पूछा इस सी का एड्रेस का है, तो इसने बोला कि एक चौराहा उस पर पहुंचना, ठीक है, दैट इज मान के चलिएगा कनॉट प्लेस, यहां पहुंचना है और कनॉट प्लेस से 2 किलोमीटर चले जाना तो सी का घर आ जाएगा। ठीक है भाई, ए चल दिया, ए पहुंच गया कनॉट प्लेस पर पहले, क्योंकि ये पॉपुलर था तो यहां पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कनॉट प्लेस पहुंचने के बाद वो सोच रहा है कि अब मैं 2 किलोमीटर कहां जाऊं, ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, नॉर्थ जाऊं या साउथ जाऊं या जमीन के अंदर चला जाऊं। अरे ये भी तो हो सकता है, डायरेक्शन तो सारी है। अब ये कहां जाए, कंफ्यूजन में पड़ गया। अगर ये बी इसको बोलता कि 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ जाओ या टुवर्ड्स द ईस्ट जाओ तो इसको पहुंचने में आसानी हो जाती। इसने क्या कंफ्यूजन कर पाल दिया कि उसने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई, मैग्नीट्यूड तो बता दिया 2 किलोमीटर, लेकिन 2 किलोमीटर एन और यू इसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो भाई मैग्नीट्यूड है, ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर ये फॉलो नहीं कर पा रहा तो मैंने बताया मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए वैलिड नहीं है। तो बच्चों बी को क्या बताना था कि सी का जो एड्रेस है वो कनॉट प्लेस से नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ जाइएगा 2 किलोमीटर तो इसका घर आ जाएगा। एग्जैक्टली तभी हम लोग पहुंच पाएंगे। ऐसा ही होता है ना। हाँ ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर मेरे पास कोई मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताई जाए, ठीक है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए यूज हुआ वेक्टर। आप याद रखिए इस फैक्टर को, इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाई वी यूज वेक्टर। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी को सॉल्व नहीं कर सकता या उसके लिए वैलिड नहीं है। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर्स यानी कि डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ उसके पास डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होनी चाहिए, तभी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप समझ गए वेक्टर क्वांटिटी, दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, वरना वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एग्जांपल जैसे मैंने अभी बच्चों स्पीड बताया आपको, स्पीड स्केलर है या वेक्टर, तो जब दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया बच्चों एन, ये हो गया यू। ठीक है, और एन यू क्या है भाई, ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर ये मैग्नीट्यूड है कि यही वेक्टर होगा, नहीं, आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब टुवर्ड्स ईस्ट का मतलब उसके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन आ गई, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अब स्पीड कन्वर्ट हो गया बच्चों वेलोसिटी में। इसलिए वेलोसिटी इज व्हाट, विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मैं बाइक चला रहा हूं 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो बच्चों हो गई आपकी स्पीड। मैं बाइक चला रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, वो हो गया बच्चों आपकी वेलोसिटी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी को।
बात समझ में आ गई? नेक्स्ट समझिए। और इसके एग्जांपल्स देखिए। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, दिस इज न्यूज। न्यूज से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। अच्छा, आप देखो जरा इसको, ये हो गई बच्चों आपकी ईस्ट, ये हो गई नॉर्थ, ये होगा साउथ और ये आपका वेस्ट, ठीक है। और ये डायरेक्शन दे रखी है 45 डिग्री, ठीक है, दिस वन 45 डिग्री। अब इस डायरेक्शन को कैसे शो करने वाले हैं आप लोग, कैसे बोलेंगे 45 डिग्री? तो समझिए इसको बोलने का तरीका 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, ये दे रखा है प्लस लाइक दिस, वेस्ट साउथ, ये दे रखा है आपका 60 डिग्री। कैसे बोलेंगे इसको? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसके बोलने का तरीका है। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है बच्चों इसके रिप्रेजेंटेशन की। हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करते कैसे, ठीक है, आइए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। बच्चों पहला रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मान के चलिए हमने फोर्स अभी डिस्क्राइब किया, ये फोर्स लिखा हुआ है बच्चों। अगर ये फोर्स के बल ये लिखा हुआ है तो ये है बच्चों मैग्नीट्यूड के बल। लेकिन अगर इसके ऊपर आपने वेक्टर लगा दिया, दिस वन, ये एरो हेड आपने लगा दिया, तो बच्चों ये मैग्नीट्यूड के साथ अब कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी शो कर रहा है। तो ये क्वांटिटी कैसे हो गई बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर सिंगल एफ लिखा होता वो क्या बताता था? केवल और केवल मैग्नीट्यूड। लेकिन उस पर वेक्टर लगा दिया तो वो क्या बताने लगा? मैग्नीट्यूड, उसके साथ वो डायरेक्शन भी शो करने लगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। एरो हेड हमेशा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा टुवर्ड्स ईस्ट, इसको चेंज नहीं करना। दूसरा, अगर मैं इस एफ की बात करूं, इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस सिंबल को डार्क बना दें इस टाइप से, दिस इज फोर्स। अगर ये डार्क बना देंगे तो ये शो करेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट होता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस वन, ठीक है, ये दे रखा है बच्चों। अब आपको पता है देयर आर टू एंड्स, तो ये तो लेंथ है, ठीक है। हमने मान ली ए एंड बी, ये क्या होगी बच्चों? लेंथ। तो लेंथ क्या है बच्चों? साइज। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल और केवल इसका क्वांटिटी को, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब क्या हुआ, हमने इसके आगे एक एरो हेड लगा दिया, तो अब ये क्या एरो बताने लगा? डायरेक्शन बताने लगा, ठीक है। तो दैट इज लेंथ मैग्नीट्यूड प्लस अब क्या हो गया बच्चों? डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं चौराहों पर लिखा होता है एरो के साथ, अब उस एरो में से हेड हटा दें तो किधर जाएगा इंसान? कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो एरो क्या दिखा रहा है? उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है बच्चों टेल, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और ये होता है बच्चों हेड, दैट इज एंड पॉइंट,
ठीक है, और इसकी लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द एरो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। बात समझ में आ गई? तो ये है बच्चों इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये होता है बच्चों इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए हमने इसमें भी एरो का यूज किया, और यहां पर भी जहां भी हम फोर्स की बात कर रहे हैं वी कैन यूज एरो। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, और बताऊं इसके एग्जांपल्स, देखते हैं इसके और एग्जांपल्स। ऐसा समझिए, ये मेरे पास डायरेक्शन है और ये मेरे पास हो गया इसका टेल, ये जा रहा है बच्चों टुवर्ड्स द ईस्ट। क्लियर? हमने क्या किया, इसको यहां से पकड़ लिया और इसको घुमा दिया 2 पाई, दिस वन, जस्ट लाइक दैट। ठीक, इस तरीके से हमने इसको 2 पाई घुमा दिया। अब ये क्या बन गया भाई, गोला। तो एंगल कितना होगा, 2 पाई विद द एंगल। अब देखिएगा, यहां से अगर ये घूम के यहां पर दोबारा आ जाए तो क्या इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आने वाला है? नहीं। ठीक है, यहां पर इसका थंब रूल आप याद रखिए, अगर किसी भी वेक्टर को फिक्स्ड पॉइंट से अगर 2 पाई एंगल घुमा दिया जाता है, ठीक है, या रोटेट कर दिया जाता है, तो उसके वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता, उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट समझिए, ये दे रखा है बच्चों ए वेक्टर, ये दे रखा है बी वेक्टर। मान के चलिए इन दोनों के बीच का एंगल हो गया बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री की बात करूं और मुझे पता है पूरा एंगल 2 पाई है, तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो बाकी का बचा कितना, 270 डिग्री। ठीक है, अब आपसे बोला जाए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एंगल लिया जाए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताइए, तो एंगल तो बच्चों ये भी हो सकता है यहां से लेकर यहां तक, और ये भी हो सकता है। ठीक है ना? अब हमें पता है पूरा एंगल 2 पाई, अगर ये 30 हटा दें तो बाकी का जो बचा, सॉरी 330 डिग्री, यही एंगल बचेगा। अब मुझे ये बताओ दोनों में से कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखिएगा ए और बी के बीच में, यानी कि 2 वेक्टर के बीच में लेने वाला एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल होता है। स्मॉलर एंगल हमेशा जो कैरी किया जाता है वो स्मॉलर एंगल किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग एंगल को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज थीटा। अब दूसरी चीज देखिए, जब भी हम लोग एंगल की बात करें, ए बी और बी वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल लिया जाता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, जब इसकी पूंछ और इसकी पूंछ, यानी कि ए और बी दोनों की पूंछ अगर लाई करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, तभी कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा। तो ये आप याद रखिए कि अगर मुझे एंगल निकालना है 2 वेक्टर के बीच का, तो आप ये चीज बिल्कुल समझ लीजिएगा कि दोनों के बीच का जो एंगल तभी कैरी कर पाएगा जब दोनों की पूंछ आपस में मिल रही होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से बताऊं, एक कार्टेशियन दे रखा है, ये हो गया मान के चलो बच्चों ए वेक्टर। ठीक है, और यहां ये एंगल बना रहा है सपोज दैट 30 डिग्री। ठीक, ये हो गया
ये दे रखा है बच्चों आपका बी वेक्टर, ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है ए और बी के बीच का एंगल बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको एक बात तो ध्यान है कि स्मॉलर एंगल लेना है, दूसरी बात क्या, उसकी टेल से टेल मिली होनी चाहिए। तो यहां तो भाई टेल से हेड मिल रहा है, क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल मिलाना है। अब टेल से अगर टेल मिलाना है तो बच्चों एक और थंब रूल याद रखिए कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्या पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे, अगर ए वेक्टर बच्चों ये दे रखा है, दिस इज ए वेक्टर, और ये दे रखा है आपका बी वेक्टर, ये दे रखा है सी वेक्टर, तो बच्चों तीनों की अगर मैं पोजीशन आगे पीछे कर दूं तो क्या इस पैरेलल में कोई अंतर आएगा, वेक्टर में कोई अंतर आने वाला है, नहीं। एक और से समझिएगा, तो और एग्जांपल देखें, ये ले लिया हमने ए वेक्टर, ठीक है, अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं, कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आता, हम लोग उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात देखो, ये बच्चों वेक्टर हो गया ए, ये हो गया बी। पहली बात कि टेल से टेल नहीं मिला हुआ है, टेल से हेड मिल रहा है, तो एंगल की बात ही नहीं आती है, हमें निकालना एंगल है, तो क्या करें, इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दीजिएगा इस पर, ये, ठीक है। आपने जैसे ही पैरेलल शिफ्ट किया आपने देखा इसकी टेल आपस में ज्वाइंट हो गई, और जैसे ही इसकी टेल आपस में ज्वाइंट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे, अगर ये एंगल 60 है तो सर ये भी 60 होगा, ये 60 ये 30 तो एंगल 90 हो गया, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग एंगल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल रखिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए। देखिए कैसे निकालेंगे, देखते हैं, खुद से ट्राई करके देखिए, स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल सकते हैं, अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 105। तो पहला आंसर 105 डिग्री, ओके। अगला देखें, बी एंड सी, बी ये रहा, सी ये रहा, कैसे निकालें, सॉरी इसकी डायरेक्शन ये लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब कैसे निकालें, कंफ्यूजन हो गया, चलिए देखते हैं। अगर बी और सी की बात की जाती है तो पहले तो टेल से टेल मिलाई जाए, तो कैसे मिलाएंगे, इसकी टेल, तो हम लोग इसको पैरेलल शिफ्ट कर दें। देखें यहां ये हो गया बच्चों बी वेक्टर जो इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री। अब इसको देखिएगा, ये 30 डिग्री अगर ये बना रहा है 30 डिग्री, तो इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट की बात करूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस वन, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 30 है तो डेफिनेटली ये कितना होने वाला है
60 होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं बच्चों, ये एंगल 30 है, सॉरी ये इधर नहीं, ये ऐसे जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये आपका 30 है, तो ये इधर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये था आपका बी वेक्टर, इसके साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 45 डिग्री, ये वाला जो एंगल हो गया 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस वन, ये सी वेक्टर है ना, निकाल सकते हो। टोटल कितना 90, इन दोनों को ऐड करो 75, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। दिस वन कितना 15 डिग्री, एंगल बिटवीन बी एंड सी, दिस इज 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखें सी एंड ए, सी हो गया बच्चों और ये हो गया 60 और ये 30, तो बच्चों कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री। इस तरीके से हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से इजीली हम लोग किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। थंब रूल क्या है, दोनों वेक्टर की टेल आपस में मिली होनी चाहिए। पैरेलल शिफ्ट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें हर हालत में दोनों की टेल से टेल मिलाना है, तो इस वजह से उसकी पैरेलल शिफ्टिंग आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये होता है बच्चों मैग्नीट्यूड, दैट इज स्केलर, और दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की, तो देखें टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, बच्चों वेक्टर्स प्रैक्टिस मांगता है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जब इजी समझ में आ जाएगा तो आगे की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि वेक्टर का यूज 12th क्लास में भी होने वाला है। ठीक है ना, तो इस वेक्टर को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो ये है बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर, दैट इज पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, इसके अलावा यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सबसे पहला देखते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है बच्चों, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो, मान के चलिए ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। क्लियर हो गया। अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ये भी क्या है बच्चों, पैरेलल टू ईच अदर, ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट इज द लेंथ, यहां तो लेंथ दोनों इक्वल है, लेकिन यहां जो इसका मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है, तो क्या पैरेलल पर कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा, अगर मैं पैरेलल वेक्टर की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अनइक्वल दोनों ही हो सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अनइक्वल हो सकता है। क्लियर, तो यहां पर किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना, फिर भी वो क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, है ना। तो इस चीज को आप याद करिए, इक्वल भी हो सकता है, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और अनइक्वल भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग मैग्नीट्यूड की जगह बच्चों मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर ए वेक्टर के ऊपर अगर मैंने मॉड लगा दिया, तो अगर मैं मॉड को हटाऊंगा तो वेक्टर साइन हट जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ए इज बी, यानी कि ए और बी दोनों कैसा है, दोनों की लेंथ कैसी है, बराबर है।
क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये भी कंडीशन इसमें हो सकती है, ठीक है। दिस इज पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब दिस वन एंड दिस वन, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब दो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, लेकिन है तो पैरेलल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हम लोग, केवल और केवल पैरेलल की बात कर रहे हैं और एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो क्या ये पैरेलल होगा, डेफिनेटली ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट इज ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बच्चों कैसी है, अपोजिट है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। तो उसका सिंबल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं लाइक दिस, तो देखिएगा मैं दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड इक्वल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा यहां देखिए नेगेटिव वेक्टर, इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर मैं यहां नेगेटिव वेक्टर की बात करूं दिस वन, तो बच्चों ए वेक्टर और ये हो गया बच्चों सेम इसी तरह बी वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे बच्चों, अगर मैं नेगेटिव वेक्टर की बात करूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई की जाए तो हम लोग देखते हैं यहां पर इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर और इसको मैं लिख दूं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। हम लोग इस नेगेटिव वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो बच्चों अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ए वेक्टर, ये हो गया बच्चों बी वेक्टर, ठीक है। इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो इसकी अगर मैं टेल से टेल लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री एंगल, ठीक है, 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहां से देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मैंने यहां पर इसको पैरेलली शिफ्ट करके 180 डिग्री एंगल कंसीडर किया तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर, और इसको मान लूं मैं इसका जस्ट अपोजिट, तो ये भी तो भाई ए का माइनस ए हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सो दिस इज इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा तभी इक्वल होगा। पैरेलल पे मत जाइएगा, पैरेलल में मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिएगा को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, देखिए इनिशियल दैट इज द पॉइंट, कंसीडर कर लिया दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल का मतलब बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से ए वेक्टर ले लिया मैंने, बी वेक्टर ले लिया, सी वेक्टर ले लिया, देयर आर लॉट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। सबकी डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कैसी है, अलग अलग, लेकिन इन सब की जो टेल है वो इनिशियल से जुड़ी हुई है, ठीक है। यानी कि दो वेक्टर
के पास जो इनिशियल पॉइंट होता है वो अगर सेम हो, दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, द सेम इनिशियल पोजीशन विच इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल यानी कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, इन तीनों चारों वेक्टर का ए वेक्टर, बी, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोला जाता है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों को प्लेनर वेक्टर। अब प्लेनर से मतलब प्लेन, हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई। किसी भी प्लेन के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स को शो कर दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और भी आप ज्यादा ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हैं, ठीक है। अगर ये एक ही प्लेन के अंदर है और हम एक चीज और देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर। अगर एक ही प्लेन के अंदर सारे वेक्टर्स मौजूद हैं तो इन वेक्टर्स को बोलेंगे बच्चों कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। एक स्कूल के अंदर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, हम लोग देखते हैं देयर आर अ प्लेन, वहां पर भी एक कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। अगर वहां कार्टेशियन प्लेन होगा तो बच्चे किसी भी डायरेक्शन में अंदर हैं, लेकिन है तो एक प्लेन के अंदर ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। दिस वन, ठीक है, एक्स एंड वाई, इसके बीच में इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, वो सारे के सारे कैसे कोप्लेनर है, एक प्लेन के अंदर है। ये मैटर नहीं करता उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कोप्लेनर में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट मैटर। मैटर नहीं करती, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चों को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस का मतलब एक टर्मिनल पॉइंट हो इसका, जैसे मान के चलो एक लोकेशन है, ऐसा समझो दिस द बस स्टॉप, ठीक है, बस स्टॉप। तो बस स्टॉप से तो भाई चारों तरफ से बसें आ सकती हैं और जा सकती हैं, ठीक है। अब अलग अलग जगह से बस को आना कहाँ है, इस बस स्टैंड पे आएंगी और जाएंगी भी इसी पोजीशन से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज द मीटिंग पॉइंट, यहीं से आना और यहीं से जाना होगा। इसका मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, को टर्मिनस वेक्टर। सारे वेक्टर जहां एक ही पॉइंट पर लाई करें, एक ही पॉइंट पर मिले और वहां से एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं। जैसे मान के चलिएगा ये एक वेक्टर यहां आया और ऐसे चला गया, ये यहां आया, ये ऐसे चला गया, ठीक है, और ये वाला यहां आया ऐसे चला गया, लेकिन जाएगा कहां से, इसी टर्मिनल से ना। एक ही टर्मिनल पर चारों जगह से वेक्टर आ रहा है उसी टर्मिनल से और जा भी उसी टर्मिनल से रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे दैट इज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर हो गया। तो ये आपके वेक्टर्स होते हैं, मैं रिपीट करता हूं, पैरेलल वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल, लेकिन मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। सेम एंटी पैरेलल, डायरेक्शन अलग हो, इक्वल वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो, ठीक है, तभी वो इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर में सिमिलरिटीज क्या है, पैरेलल वेक्टर इक्वल हो सकता है, लेकिन इक्वल वेक्टर में भी पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव वेक्टर समझ गए आप, डायरेक्शन ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है को इनिशियल, एक ही इनिशियल पॉइंट से अगर सारे के सारे फैक्टर्स जा रहे हैं, यानी कि सारे वेक्टर्स का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट विच इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कोप्लेनर, एक ही प्लेन के अंदर वेक्टर्स मौजूद हो, उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, कोप्लेनर वेक्टर। को टर्मिनस दिस, ठीक है, आने जाने की सारे के सारे पॉइंट, सारी की सारी बसें एक ही टर्मिनल पर आएंगी और यहीं से जाने वाली हैं, ठीक है। तो आने वाले और जाने वाले जो पॉइंट्स है वो कैसा है, सेम है, उसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर,
ठीक है, तो ये होते हैं बच्चे 7 टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।